गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों के साथ 10th क्लास की हिंदी की वर्कशीट नंबर 70 यानी कार्यपत्रक नंबर 70 जिसकी दिनांक 21 दिसंबर 2020 रहेगी। बच्चों, आज मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। तो आज की इस हमारी कार्यपत्रक 70 का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा साना साना हाथ जोड़ी, यानी छोटे छोटे हाथ जोड़कर। एक प्रार्थना है जो कि लेखिका ने एक नेपाली लड़की से सीखी है। आज की इस वर्कशीट में बच्चों जो हम गद्यांश पढ़ेंगे उसमें एक यात्रा का वृत्तांत दिया गया है। यात्रा वृत्तांत मतलब लेखिका ने एक जगह की, एक राज्य सिक्किम राज्य की यात्रा की है और वहाँ की खूबसूरती का उन्होंने फिर अपने शब्दों में बखान किया है। देखो बच्चों, अब हम नए पाठ की शुरुआत करते हैं। इस पाठ का नाम है साना साना हाथ जोड़ी। यह पाठ एक साहित्यिक विधा यानी यात्रा वृत्तांत है। किसी स्थान की यात्रा करना, यात्रा के दौरान पहुंचने का साधन, उस स्थान की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक और आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश का साहित्यिक रूप में वर्णन करना यात्रा वृत्तांत कहलाता है। बच्चों ध्यान से सुनना, क्योंकि यह आगे चलकर आपका एक प्रश्न बनेगा कि किसी स्थान की जब हम यात्रा करते हैं तो वहाँ की कैसी भौगोलिक स्थिति है, वहाँ का कैसा वातावरण है, पर्यावरण है, वहाँ की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति के बारे में जब हम लोगों को आकर बताते हैं या लिखते हैं तो वो हमारा यात्रा वृत्तांत कहलाता है। आप भी कई यात्रा वृत्तांत कहलाएगा। इस पाठ में लेखिका, सबसे पहले तो आप लोग ध्यान दीजिए कि लेखिका का नाम है मधु कांकरिया। बच्चों, लेखिका का नाम क्या है? मधु कांकरिया ने पूर्वोत्तर भारत के एक सुंदर प्राकृतिक राज्य सिक्किम की यात्रा की। सिक्किम राज्य हमारा कहाँ है? भारत के पूर्वोत्तर भाग में हमारा सिक्किम राज्य है, जो बेहद ही खूबसूरत राज्य है और इसकी राजधानी गंगटोक, वहाँ की यात्रा लेखिका मधु कांकरिया ने की है, जिसकी खूबसूरती से लेखिका मंत्रमुग्ध हो गई हैं। गंगटोक के मंदिर, महल और मठ को देखकर लेखिका को ऐसा लगता है जैसे कि उनके सपने पूरे होते दिखाई दिए हैं। वहाँ की शांति, लोक और रमणीय दृश्य को देखकर लेखिका मंत्रमुग्ध हो गई है, क्योंकि वहाँ जहाँ हम रह रहे हैं, दिल्ली जैसा एनवायरनमेंट, दिल्ली जैसा पॉल्यूशन, दिल्ली जैसा कोलाहल बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ लेखिका को चारों ओर शांति ही शांति दिखाई दी है, जिससे वे बहुत ही ज़्यादा क्या हो गई हैं, बहुत ही ज़्यादा आकर्षित हुई हैं। तो ये मैंने आपको बता ही दिया है कि वहाँ का अगर हम भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति का वर्णन करते हैं तो वह हमारा यात्रा वृत्तांत कहलाता है। मैंने हैरान होकर देखा जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। कौन कह रहा है? ये लेखिका कह रही हैं कि ऐसा लग रहा था कि जैसे आसमान उल्टा हो गया हो और सारे तारे धरती पर बिखरकर टिमटिमा रहे हों। मतलब इतना सुंदर दृश्य लेखिका को गंगटोक का लग रहा था, जो कि सिक्किम की राजधानी है। ढलान वीपी तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनी की एक झालर सी मेहनत कर कर एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर ही सुंदर था। मतलब लेखिका बोल रही हैं कि गंगटोक शहर की सुंदरता को देखकर उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे वर्तमान और इतिहास का मिलन आपस में हो गया हो। इतना सुंदर, इतना रमणीय स्थल था। सुबह शाम रात रहस्यमयी सितारों भरी रात में सम्मोहन जगा रही थी। मतलब रहस्यमयी सितारों भरी रात बताया गया है कि इतनी शांति वहाँ पर सुबह शाम में थी कि ऐसा लग रहा था कि जिसने मेरे हृदय को छू लिया है। जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था। उन क्षणों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने मेरे ऊपर जादू कर दिया हो। मैं, मेरी चेतना, मेरा आसपास, मेरा भीतर बाहर सिर्फ कुछ शून्य था। मतलब कह रही थी कि जो मेरे अंदर था, मेरी चेतना थी, मेरे आसपास था, वो सब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे सारे सपने पूरे हो गए
गए हों और मेरे बाहर कुछ भी नहीं था और थी अतीन्द्रिया में डूबी रोशनी की वाकई जादुई झालर। और कह रही हैं कि ऐसा लग रहा था गंगटोक शहर जैसे कि रोशनी की झालर जगमगा रही हो पूरे शहर गंगटोक में। जैसे हमारे यहाँ दिवाली पर बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिलता है, हर घर हर दुकान क्या होती है, झालरों से सजी रहती है, उसी तरह से बता रही हैं कि गंगटोक की सुंदरता भी ऐसी ही थी कि झालर दिखाई दे रही थी वहाँ पर रोशनी की, है ना। धीरे धीरे एक उदास उस शून्य से फूटने लगा, एक प्रार्थना होठे पर छूने लगी। फिर कह रही हैं कि जैसे जैसे एक प्रार्थना सुनाई थी उनको, तो उस प्रार्थना ने उनके तो वो उन प्रार्थना को सुनकर खुद उनके होठ जो है उस प्रार्थना को गुनगुनाने लगे। इतनी मतलब इंस्पिरेशनल उनको प्रार्थना लगी वो कि वो उस प्रार्थना को सुनकर गुनगुनाने लगी। साना साना हाथ जोड़ी गधुई प्रार्थना, और वह प्रार्थना अच्छाइयों को समर्पित हो। और ये प्रार्थना लेखिका ने वहाँ एक नेपाली लड़की से सीख ली थी, क्योंकि लेखिका को इस प्रार्थना को सुनकर इतनी इंस्पिरेशन मिली थी। वो उनके होठ इस प्रार्थना को सुनकर खुद ब खुद ये प्रार्थना उनके होठों ने छू ली थी। मतलब उनके होठों से खुद ये प्रार्थना बोली जाने लगी थी कि वो वहाँ से जब आई थी तो एक नेपाली लड़की से इस प्रार्थना को सीख कर आई थी। ठीक है बच्चों, आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल, क्योंकि प्रार्थना तो बच्चों सुबह को ही होती है, एक नेपाली युवती से सीखे थे। किसने? लेखिका ने। तो बच्चों इस पूरे गद्यांश में हमारी लेखिका ने किसके बारे में, सिक्किम की जो राजधानी गंगटोक है उसके सुंदर दृश्य के बारे में, वहाँ की सुंदर प्रार्थना के बारे में बताया है कि कितना सुंदर सिक्किम राज्य है और कितनी सुंदर वहाँ की प्रार्थना है। उसने मेरे हृदय को छू लिया है। तो बच्चों देखो, बहुत ही आसान से 6 प्रश्न दिए गए हैं। एक यात्रा वृतांत किसे कहा गया है और इसमें किस बात का वर्णन किया जाता है? प्रश्न 1 आपका ये है, किसी स्थान की यात्रा के दौरान अनुभव को लिखना, उसका वर्णन करना, है ना। जो हमारे साथ अनुभव हुआ है, जो हम उसका वर्णन करते हैं, वह यात्रा वृतांत कहलाता है। जब हम उस स्थान की सामाजिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और सांस्कृतिक परिवेश का वर्णन करते हैं तो वह यात्रा वृतांत कहलाता है। बच्चों यही तो पढ़ा है हमने अभी ऊपर गद्यांश में। प्रश्न 2 है, लेखिका कहाँ गई थी और वह स्थान भारत में कहाँ स्थित है? बच्चों लेखिका ने सिक्किम की यात्रा की थी। सिक्किम भारत के पूर्वोत्तर दिशा में एक प्राकृतिक खूबसूरत राज्य है। प्रश्न 3 है बच्चों हमारा, रात में जगमगाता गंगटोक शहर कैसा दिख रहा था? वहाँ की सुंदरता का वर्णन लेखिका ने किन शब्दों में किया था? तो बच्चों देखो, रात में जगमगा जैसे आसमान उल्टा हो गया हो और धरती पर तारे टिमटिमा रहे हों, है ना। और लेखिका को चारों तरफ शांति और आकर्षक लग रहा था, मानो वहाँ की सुंदरता ने लेखिका के ऊपर जादू कर दिया हो। तो बच्चों इस पूरे गद्यांश में बस क्या बताया गया आपको, सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक की सुंदरता के बारे में बताया गया है। और गंगटोक बच्चों सिक्किम में आपको पता ही है, साम्बो झील है, कितनी फेमस झील है, वो भी वहाँ की लोग पर्यटक जाते हैं इन सब झील को देखने के लिए, वहाँ की सुंदर रमणीय स्थलों को देखने के लिए। नेपाली लोग क्या प्रार्थना करते हैं और कैसे? साना साना हाथ जोड़ी गधुई प्रार्थना। नेपाली लोग यह प्रार्थना करते हैं जिसका तात्पर्य है, छोटे छोटे हाथ जोड़कर मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। यही बताया है लेखिका ने हमें लास्ट वाले गद्यांश की लाइन में। यह प्रार्थना है जो नेपाल के लोग करते हैं और लेखिका ने भी एक नेपाली लड़की से यह प्रार्थना सीखी है। नेपाली युवती ने लेखिका से क्या सीखा? नेपाली युवती से लेखिका ने क्या सीखा? लेखिका ने नेपाली युवती से साना साना हाथ जुड़ी गधुई नामक एक प्रार्थना सीखी। ये आपका इसका 5वें का उत्तर हो जाएगा बच्चों। अब प्रश्न नंबर 6 एक गतिविधि है जो आपको अपने आप से करनी है, अपनी समझ से करनी है। अपनी किसी यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। बच्चों आप अपने मम्मी पापा के साथ कभी कहीं घूमने गए होंगे तो आपको वो सारा वर्णन, वहाँ की सुंदरता के बारे में, जो जो आपके साथ वहाँ पर हुआ, आपने क्या खाया, किस चीज़ की सवारी की, कहाँ आप रुके, वो सारा यात्रा वृतांत आपको यहाँ पर लिखना है। मैंने भी अपना अनुभव लिख दिया है कि मैं भी इस साल अप्रैल में अपने दोस्तों के साथ वैष्णो देवी की यात्रा पर गई थी। मैं वहाँ अपने परिवार के साथ पहले भी जा चुकी थी और हमने बहुत ही मज़े किए थे। दोस्तों के साथ यात्रा का और परिवार के साथ यात्रा का अलग ही मज़ा है। हम 5 दोस्त थे और हमने
थी। ट्रेन के आते ही हम सब उसमें सवार हो गए और खाना खाया। हम सभी दोस्तों ने रात को लूडो खेला, अंताक्षरी खेली। जम्मू से ट्रेन के गुजरते वक्त हमने खिड़कियां खोलकर ठंडी हवा का आनंद लिया। हम सुबह 7 बजे कटरा पहुंच गए, जहां से पहाड़ों में माता वैष्णो देवी का मंदिर स्थित है। हम लोगों ने वहां पर पहुंचकर होटल में कमरा लिया, विश्राम किया और 1 बजे माता के मंदिर के लिए चढ़ाई शुरू कर दी। बच्चों, आप लोग कभी गए हैं माता वैष्णो देवी मंदिर? तो जो कि 14 किलोमीटर की है, क्योंकि जो वहाँ की चढ़ाई है कटरा से वो 14 किलोमीटर की है। लगभग 2 किलोमीटर चढ़ने के बाद हम बाण गंगा पहुँचे और वहाँ पर स्नान किया। गंगा का पानी बहुत ही शीतल था, ठंडा था। उसके बाद हमने रुककर खाना खाया। वैष्णो देवी की चढ़ाई पर सुरक्षा के बहुत ही अच्छे इंतजाम किए गए हैं। बूढ़े लोगों की चढ़ाई के लिए खच्चर और पालकी आदि का इंतजाम भी है। बड़ों और बच्चों और बैगों को उठाने के लिए पिट्ठू वाले भी होते हैं। उनकी हालत बहुत ही दयनीय होती है। वह अपनी आजीविका चलाने के लिए यह कार्य करते हैं। हम अपने आसपास देखते हुए हंसते खेलते माता रानी का नाम लेकर चढ़ाई चढ़ते गए। दोपहर में गर्मी होने के कारण हम थोड़ी थोड़ी दूरी पर नींबू पानी, जूस आदि पीते रहे। ऐसा करते करते हम माता के मंदिर पहुंच गए और 6 घंटे लाइन में लगने के बाद माता रानी के दर्शन हुए। इसके बाद हमने भैरव बाबा की चढ़ाई शुरू की, और जिसके बिना यात्रा को अधूरा माना जाता है। क्योंकि बच्चों, अगर कभी वैष्णो देवी आप लोग जाओगे तो भैरव बाबा के दर्शन जरूर करके आना, वरना हमारी यात्रा इनकम्प्लीट मानी जाती है। रात को बहुत ही ज़्यादा ठंड हो गई थी। हमने नीचे उतरना शुरू किया। कमरे पर पहुंचकर हमने आराम किया और वापसी के लिए ट्रेन पकड़ी। 3 दिन की इस यात्रा ने मुझे बहुत ही सुखद अनुभव दिया, जिसे हम कभी नहीं भूल सकते। तो बच्चों, इस तरह से मैंने अपना अनुभव माता वैष्णो देवी है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन हिट जरूर करना। थैंक यू।